कोर्स 501 की ये जो वीडियो है वो लास्ट होने वाली है। इससे पहले हम NIOS की लर्निंग सीरीज में 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 501 की बुक के 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस कोर्स की, ठीक है। मींस 501 कोर्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। और आई थिंक मैं ये सोच भी रही थी कि नेक्स्ट सीरीज मींस नेक्स्ट कोर्स को 502, 503 या जो भी, उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ना थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए। मींस कि जब हमने ये सीरीज स्टार्ट करी तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड थे, बहुत क्रेज था, हमने NIOS करना है, हाँ हम पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। बट मे बी जैसे जैसे मैं तो रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, बट शायद आप लोग पढ़ने में रेगुलर नहीं हो, क्योंकि पहले जैसा रिस्पॉन्स स्टार्टिंग वाला अभी नहीं आ रहा है। तो मे बी मुझे गैप लेना चाहिए, या जैसे जैसे बच्चों ने NIOS को पढ़ना स्टार्ट करा होगा उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई NIOS कितना बोरिंग सब्जेक्ट है और कितना वास्ट है। कोई बात नहीं, मुझे प्रिपेयर करना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है तो हम करेंगे ही, डोंट वरी। उससे पहले हम अपना NIOS की 501 का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, तो बिल्कुल पूरे क्रेज के साथ, बहुत अच्छे से, फुल एनर्जी के साथ हम इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये चैप्टर, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, बहुत अच्छा है। हम पहले रिकॉल करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। जब हमने NIOS लर्निंग सीरीज की स्टार्ट करी थी हम बिल्कुल अननोन थे, अब हम लोग अननोन हो चुके हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हर वीडियो में कहती हूँ, अब तक तो आपको भी लाइन्स रट गई होंगी, आपको भी पता चल चुका होगा कि हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हमने वो चीजें करी जब बदतमीज अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने किस किस तरीके से हमारी शिक्षा में परिवर्तन लाने की कोशिश करी। उन्होंने ऐसे इंडियंस को तैयार किया जो देखने में तो इंडियंस लगे, रंग रूप से तो इंडियन हो, लेकिन अंदर से जो हो वो अंग्रेज हो। इंग्लिश को मीडियम बनाया इन्होंने पढ़ाने का, इंग्लिश मीडियम कर दिया, और हमारे इंडियंस की ऐसी आदत डाल दी कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखा है वो बढ़िया, जो नहीं उसको कुछ नहीं आता, ऐसा करते हैं। इवन कि आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, उसमें भी हम इंग्लिश के गुणगान करते हैं, इंग्लिश ये इंग्लिश वो। खैर आप सबको हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम में हम पढ़ेंगे। देखो मीडियम में मैं इंग्लिश में यूज कर रही हूँ, यही तो है इंग्लिश का प्रभाव, हमारी दैनिक दिनचर्या में कितना प्रभाव है अंग्रेजी का, ठीक है। यही है कि इवन हम अपना एक दिन भी इंग्लिश के वर्ड बिना बोले नहीं कर सकते, चाहे वो डेट हो या टाइम हो, मीडियम हो, एक्सेट्रा कुछ भी। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा, और उसको पढ़ाई करने के बाद जो हमारे पूर्वजों ने एजुकेशन ली होगी उसके प्रोडक्ट है हम, जो हमारी एजुकेशन है कि इंग्लिश इज कंपलसरी, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुतों की सोच है, और अब कहेंगे कि सोच नहीं है, क्योंकि ये चीज ठीक भी है। अगर ऐसा नहीं है तो इंग्लिश क्यों कंपलसरी करी हुई है स्कूलों में, और ऐसा नहीं है तो कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी होती है, जैसे SSC। ये कहीं ना कहीं ये चीज फैक्ट है कि इंग्लिश जरूरी बना दी है, अंग्रेजों ने ऐसा शिक्षा का चीजें चलाई, अंग्रेजी उन्होंने कंपलसरी करवा दी, इंग्लिश जरूरी हो चुकी है। बट उसको किसी व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंस मेजर करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड में हम आजाद हो गए 1947 के बाद, हमने काफी सारे आयोग लेकर के आए, विश्वविद्यालय आयोग लाए, कोठारी कमीशन लाए, मुदालियर आयोग लाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, सर्व शिक्षा अभियान लाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाए, RT राइट टू एजुकेशन लेके आए, बहुत सारी चीजें हमने करी। थर्ड चैप्टर में हमने राइट टू एजुकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा, कितनी धाराएं हैं, क्या है, हमारे संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी, थर्ड चैप्टर में करी। फोर्थ चैप्टर में हमने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे SCRT, NCRT, SIMT, और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर बहुत सारी चीजें हमने बनाई। फिर हम आते हैं फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर और सेवन चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में हमने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी, लॉक जम्बिश योजना, राजस्थान की, महाराष्ट्र की योजना, केस स्टडी करी, बिहार की पढ़ी, उत्तर प्रदेश की पढ़ी, कर्नाटक की महाराष्ट्र की साक्षरशाला चली, कर्नाटक का नाली काली राज्य नामक हमने नाटक पढ़ा था कल समावेशी वाली शिक्षा क्लास में, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। छठे में हमने सर्व शिक्षा अभियान को बहुत डिटेल में करा, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, न्यूनतम अधिगम स्तर का कार्यक्रम चलाया हमने, बेसिक सुविधाओं का कार्यक्रम चलाया, ICT को पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया, एजुसेट नामक एक जो थी हमारी इसरो ने करी थी, समावेशी शिक्षा वाले चैप्टर में हमने पढ़ा। समावेशी शिक्षा में एडुसेट नाम की एक सैटेलाइट चलाई जो पूरा एजुकेशन को समर्पित है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। सातवें चैप्टर में कि हमने अधिगम का यूज कैसे करना है, अभी शासन संबंधी जो समस्या आती है कि उनको चलाने में प्रॉब्लम क्या आती है,
अभिशासन, ये मैं सॉरी इसलिए फास्ट फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इसको मैं बहुत धीरे 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 करूंगी तो आपको और मेरा दोनों वेस्ट करने का टाइम वेस्ट होगा, ये कुछ नहीं। इसलिए मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ ताकि आपको भी जल्दी से रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में आ जाए हम ये सब पढ़ चुके हैं और फटाफट से हम अपने चैप्टर पे आए, ठीक है। नहीं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि 9 चैप्टर मीन्स 9 घंटे, तो वो तो यहाँ से 2-3 मिनट पे लाना है, इसलिए मुझे फास्ट बोलना ही पड़ेगा। तो हम 7वें चैप्टर पे थे जहाँ पे हमने अभिशासन संबंधी समस्याएं देखी कि बड़े लेवल पे तो हम लागू कर देते हैं बट छोटे लेवल पे लागू करने में क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं हम लोग को फेस कर पाते, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, उन सब चीजों से हमने डील करा। 8वें चैप्टर में आके हमने बढ़िया से टीचर तैयार करे कि अब हमने पढ़ाने के लिए टीचर तैयार करने हैं, क्योंकि जब टीचर हमारे बढ़िया होंगे तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। तो उसमें कितने अच्छे से पढ़ी, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीटेट कंपलसरी है या एसटेट यूपीटेट जो भी चीजें हैं वो कंपलसरी है नहीं है, कहाँ है। 1 साल का बीएड का कोर्स चलाया, फिर हमने एक डीयू का कोर्स पढ़ा था, बीएलएड है ना, बीएलएड नॉट डीएलएड, बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों करा के देता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 कॉलेजों में चलाया जा रहा है, महिला कॉलेजों में, ये महिलाओं के लिए कोर्स है, लड़के नहीं कर सकते इसको। फिर हमने जामिया मिलिया इस्लामिया ने 1 साल का एमएड का कोर्स चलाया था, महाराष्ट्र ने एमएड कराया था 1 साल में, मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर इन प्राइमरी एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन तो होता ही है बट मास्टर इन प्राइमरी एजुकेशन कराया था जामिया मिलिया इस्लामिया ने, और किसने, महाराष्ट्र की सरकार ने। ये हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा। 9वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो किसी तरीके से वंचित बच्चे रह गए हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो सुविधाजनक बच्चे किसी तरीके से रह गए हैं, या वो लड़कियां हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति है या क्षेत्र श्रमजीवी पेरेंट्स के बच्चे हैं, श्रमजीवी बच्चे हैं जिनको रात में हमने क्लासे पढ़ाई, उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि इन सब लोगों के साथ दिक्कतें क्या हैं और इनको पढ़ाया कैसे जा सकता है, वो सारी दिक्कतें हमने डिस्कस करा आपस में सारी चीजें। उसके बाद समावेशी शिक्षा हमने पढ़ी कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर समावेशी शिक्षा को किस रूप में देखते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया 9 चैप्टर में। आज हम 10वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें ना हम बहुत सारे की डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे आपको पता है यूएसए और जापान हमसे टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है, तो इसका क्या रीजन है, तो ऑब्वियसली वहाँ के पीपल जो है पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, डे बाय डे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, सब करते हैं। तो हम ये आज इस वीडियो में और इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या काम करे गए हैं, क्या क्या सोचा गया है या क्या क्या है किसके बारे में कहना। जैसे कि अभी जो भारत है वो एक विकसित देश नहीं है, भारत एक विकासशील देश है, मीन्स कि विकसित यहाँ पर है, पिछड़े यहाँ पर है, तो भारत बीच में कहीं ना कहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भारत की स्थिति इसके ऊपर रहने वाले देशों से कई गुना कम है, बट हम इस अप्रोच के साथ भी तो चल सकते हैं कि भारत की स्थिति इसके नीचे आने वाले देशों से बहुत अच्छी है। जैसे कि मान लो अब अमेरिका ही है, बहुत हाई टेक्निक वाला देश है, उसकी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, कई अर्थव्यवस्थाओं में वो आगे है। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये हमारी इससे बुक से रिलेटेड नहीं है, पूरी दुनिया में 500 मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है, जिन्हें 500 हाईएस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज का दर्जा प्राप्त है, 500 है, उसमें से 133 सिर्फ अमेरिका की है। मतलब 500 है पूरे देश की, तो कितने हैं, 192 कुछ देश हैं, तो 192 में से देशों में से सबकी टोटल मिला के 500 है, जिसमें से अकेली जिनका प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका, मल्टीनेशनल कंपनीज का 133, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये 14-15% आ जाएगा, मतलब एक देश के पास 14-15% और बाकी 191 देश लेंगे इतना, तो ये बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है। तो अमेरिका बहुत ज्यादा चीजों में ना आगे है, सिर्फ एक चीज में नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं, इन सब में नहीं, बहुत चीजों में आगे है। जैसे कि बहुत सारी चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में होती हैं, नहीं भी होती तो अमेरिका उनको करता है कि वो कर पाए, मतलब अग्रणी देश बन जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य, इस चीज में वो आगे रहना चाहता है। बट अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो वहां के लेवल और इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया से कंपैरिजन करके चलेंगे। अभी हम बेसिकली दिल्ली पे नहीं आ सकते या पर्टिकुलर एक स्टेट को हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें हमने इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, तो हम एक देश को लेकर के चलेंगे साथ में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अमेरिका के एक बात ये भी देखो कि वहां के चलो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बट वहां पे ना एजुकेशन को ज्यादा वैल्यूज नहीं दी जाती।
मतलब कि वहां पे देखो एक बंदे के पास है बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, बहुत ज्यादा डिग्री है, सब कुछ है, बट ये वहां पे जाके वर्क नहीं करेगा अगर आपको कुछ बेसिक स्किल्स जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर है, वो नहीं आती, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इंडिया में लें तो आपको इसके लिए एमकॉम भी चाहिए, आपको इसके लिए बीकॉम भी चाहिए, आपको इसके लिए बीएड भी चाहिए, आपको इसके लिए टीजीटी भी चाहिए, भले फिर भी उस टीचर को पढ़ाना ना आता हो, बट आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है। इनकेस जो टीचर मतलब जो बच्चे या जो भी लड़के लड़कियां पढ़ाने में अच्छे हैं बट वो उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड करी हुई है, या जो भी चीज है, ऐसी कुछ फैक्ट है। सेकंड चीज की यहाँ पे देखो, आपने सुना होगा कि लड़का 20-22 साल में हो जाता है पर उसकी जॉब वगैरह नहीं लग रही, तो फादर होते कोई नहीं, अभी तेरा फादर जिंदा है, तू कर, तू पढ़, तू जॉब ले, तू कर, कोई नहीं, अभी तेरा भाई जिंदा है, समथिंग चीज है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ती है, तो 14-15-16 साल से ही वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो 18 साल तक हो जाते हैं फुल्ली इंडिपेंडेंट। ठीक है, 18 साल तक, क्योंकि 18 के साल के बाद उन्हें खुद को खुद ही करना है, तो वो खुद ही काम करने लगते हैं, तो इस वजह से वहां पे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। मैं इस चीज को फेवर नहीं कर रही कि वो अच्छी बात है 18 से इंडिपेंडेंट हो गए, पेरेंट्स से अलग रह रहे, नहीं, प्रोडक्शन की बात बता रही हूँ कि वहां पे प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्योंकि वहां पे हर एक कोई काम करना चाहता है, चाहे लड़का हो या लड़की, हर एक को आगे बढ़ना है, हर एक को आगे काम करना है। बट यहाँ पे लड़कियों को आगे पढ़ने भेजते ही नहीं है कि लड़का कमा के देगा तो ठीक है, लड़के को काम कराओ, लड़कियों को क्यों पढ़ाने भेज रहे हो। और यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि अच्छा इसको पढ़ा लिखा देंगे तो शादी हो जाएगी, तो पढ़ी लिखी लड़की मांगते हैं, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए उनको, तो पढ़ा दो इसलिए शादी हो जाए, इसलिए पढ़ाते हैं। उनका मोटिव नहीं कि लड़की को आगे जाके घर चलाना या लड़की आगे जाके कमाएगी, ऐसी मेंटेलिटी है ही नहीं हमारे पेरेंट्स की। बट बाहर क्या है, लड़का लड़की बराबर है, सबको इक्वल चांसेस मिल रहे हैं, इसलिए वहां पे इक्वालिटी पे बात होती है, ना कि इक्विटी पे। यहाँ पे तो हम अभी इक्वालिटी छोड़ो, इक्विटी के लिए लड़ रहे हैं कि भैया बराबर मान लो, बराबर है सब कुछ। तो ये खैर कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है, ये तो कंपेयर करा जो हमसे अच्छा है। एक इससे नीचे हम आते हैं, जैसे कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, वहां पे टीचर्स को एड्स जैसी बीमारी होती है, जो एड्स होता है वहाँ के टीचर्स को एड्स होता है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो मोस्ट हेल्दी एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो बीमार पड़े रहते हैं, ज्यादातर पढ़ाइयों से ग्रसित रहते हैं, और इतने सारे हैं कि वहाँ पे टीचर्स को ना 2-2 3-3 शिफ्ट में पढ़ाना पड़ता है, सो दैट कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है उनके लिए पढ़ाना, कि इतना कैसे पढ़ाया जाए, 2-2 3-3 शिफ्ट, उसके बाद सैलरी भी अच्छी नहीं है, और एक ग्रुप में मतलब 50-50 60-60 बच्चे भरे पड़े हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रेशर है जहाँ पे टीचर्स नहीं है। तो ये साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया आसपास वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ फेस करनी पड़ी, तो इसके लिए क्या करा गया, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ज्यामितीय सम्मेलन करा गया था। आपको जो याद रखना है उतना ही मैंने यहाँ पे लिखा है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो मैंने अभी बकवास करी उसको भूल जाओ, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज्यामितीय सम्मेलन हुआ था, ये ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी शिक्षा के लिए ही हुआ था, लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हुआ था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। प्राइमरी शिक्षा में ज्यामितीय सम्मेलन हुआ था 1990 में, 5 मार्च से 9 मार्च तक हुआ था थाईलैंड में, 5 मार्च से 9 मार्च तक थाईलैंड में। इसकी जो सो कॉल्ड थीम थी वो थी सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो कैसा भी हो, अब मैं यहाँ पे वर्ड नहीं यूज कर सकती वो कैसा हो, बट सभी के लिए, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी लिंग का हो, सभी के लिए शिक्षा। इसकी थीम थी सभी के लिए शिक्षा, याद रखना है। ज्यामितीय सम्मेलन 1990, 5 मार्च से 9 मार्च के बीच में, थाईलैंड, डेट भूल जाना कोई नहीं, 1990, सभी के लिए शिक्षा इसकी थीम थी, ठीक है। तो इसमें 155 देशों ने भाग लिया था, 155 देशों ने उस टाइम पे भी भाग लिया था 1990 में। तो सोचो प्राइमरी एजुकेशन की हमको कितनी ज्यादा जरूरत है। सेकंड चीज, इसका मेन मोटो क्या था, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, कि हम जो यहाँ पे आए हैं बकवास करने, साइन करके, सिर्फ साइन करके नहीं जाएंगे कि हाँ यहाँ पे साइन कर लिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और जाके कुछ नहीं। तो इसका मोटो क्या था, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एक्शन के लिए काम करने आए हैं, अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे, ठीक है। तो जब ज्यामितीय सम्मेलन हुआ तो उस टाइम पे प्राइमरी शिक्षा के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां थी। तो पहली चुनौती थी कि अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। अधिगम आवश्यकता मतलब जो किसी की भी बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड आवश्यकताएं है ना, जो लर्निंग से रिलेटेड नीड्स हैं, उनको पूरा करना है। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं उनके लिए टीचिंग एड्स प्रोवाइड कराना, या जो लड़कियां स्कूल नहीं आ रही या दूर पड़ता है स्कूल, उनको साइकिल प्रोवाइड करवाना। तो बेसिकली इसका मोटो क्या था, ये जो हमारी अधिगम संबंधी है उनको पूरा करना, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, बच्चा हो, प्रौढ़ हो, उन सबको शैक्षिक अधिगम पूरा करना है। तो ये हमारा काम है, एक सरकार का काम है कि अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ठीक है।
सेकंड है दूरदृष्टि को रूप देना। दूरदृष्टि का मतलब है कि देखो जब भी कोई प्लान बनता है, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, तो वो अभी की सिचुएशंस को देखते हुए बनता है और आगे जाके क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं वो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं। तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम बस बनाते रहें उसको फॉलो ही ना करें, नहीं, इसमें एक्शन लाना है कि दूरदृष्टि को रूप देना है कि जैसा हमने सोचा है ना कि 5 साल के बाद का इंडिया कैसे होगा, तो हाँ हमको वैसा ही करना है, वैसा ही होगा। जैसे सर्व शिक्षा अभियान जब स्टार्ट हुआ था तो उसको मोटो क्या था कि 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन हर जगह फैलाना है, मतलब सार्वत्रिकीकरण करना है एलिमेंट्री एजुकेशन का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का हमें करना है। तो ये उसका मोटो था। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि हाँ करना है, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का था। तो यही है इसमें कि दूरदृष्टि को देना, दूरदृष्टि को रूप देना, अधिगम पर फोकस करना, भागीदारी को मजबूत बनाना, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। फिर क्या था तीसरा कि हमें अधिगम पर फोकस करना है, लर्निंग पर फोकस करना है कि किसी व्यक्ति या समाज के लिए शैक्षिक अवसर सार्थक विकास में रूपांतरित होंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या बच्चे सच में कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, कि वो बस आके अपना टाइम वेस्ट करके चले जा रहे हैं, क्या इससे कुछ उनकी लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उनके कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या बच्चे कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें सीख पा रहे हैं या नहीं, ये सब मेक श्योर करना था। इनकी प्रमुख चुनौतियां थी। फिर था बेसिक शिक्षा के साधन। बेसिक शिक्षा के साधन के भाई अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पीने का पानी मिले, मिड डे मिले तो स्वच्छ खाना मिले, टॉयलेट जा रहे हैं तो लड़कों के लिए अलग व्यवस्था हो, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था हो, और जो जरूरी साधन चाहिए होते हैं वो हो। और ऐसा ना हो कि टॉयलेट ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे, खुले में शौच करना पड़ रहा है, तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा शेमफुल वाली बात होती है। अब मान लो कि इसको बार बार जाना पड़े तो वो तो स्कूल ही जाएगा नहीं, स्कूल ही नहीं जाएगा बच्चा, कि उसको शर्म आएगी दूसरों के सामने जाने में, या जो भी है सबके साथ ही कॉमन चीज है। तो बेसिक शिक्षा के साधन का ना हमको करना है कि हो कि हमें ये भी एक चीज देखनी है कि जो अधिगम है ना वो जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चा जन्म के साथ ही सीखने लगता है। तो इसको एक ये दायरा नहीं मानना चाहिए कि जब बच्चा इस स्कूल में एंटर करेगा तो वो सीखेगा तभी सीखना स्टार्ट करेगा, नहीं, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है उससे पहले ही वो बहुत कुछ सीख चुका होता है, उसको बहुत कुछ आता है, और जब बच्चा स्कूल से निकलेगा उसके बाद भी बच्चे ने बहुत कुछ सीखना होता है। तो हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे की जो अंदर की अपनी अधिगम क्षमता है वो बाहर निकले, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे, बेसिकली हमें इस पे जोर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अधिगम के लिए पर्यावरण। ऑब्वियसली हमें अध्ययन के लिए पर्यावरण यूज करना चाहिए, जैसे पूर्ण पोषण हो, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य शारीरिक और संवैधानिक सहायता हो, जिनकी भी उसे सहायता है, जिसकी भी आवश्यकता है वो सारी चीजें उन्हें दो। वो ज्ञान और कौशल दो जो जिससे एक अच्छे अधिगम में वृद्धि होती रहे, बच्चे सीखें। अभिभावकों को, देखभाल वालों को लगातार बताना चाहिए कि बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों को सीखने के लिए एक उत्साही वातावरण का निर्माण करके दो, मतलब एकदम नहीं, और ऐसे एक्टिविटीज कराओ जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करें, ना कि निष्क्रिय रूप से बस पैसिव बन के बैठे रहे, नहीं, एक्टिव रहे, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बच्चों का रखो, टीचर बस एज अ फैसिलिटेटर कर रहे, बच्चे बाकी पार्टिसिपेंट बढ़िया से रहे, ठीक है। तो ये उस टाइम की कुछ चुनौतियां थी जो ज्वामितीय सम्मेलन को पूरी करनी थी। फिर इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को मजबूत करा, मतलब अंतरराष्ट्रीय एकता भाईचारे को मजबूत करना। तो इन्होंने क्या करा था, बेसिक अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक सामूहिक तथा सार्वभौमिक मानव उत्तरदायित्व है, ये आप सबको पता है। वैसे मुझे आपको ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है, 155 देश इसमें लोग भाग ले रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्ट तो यही होगा ना कि सारे के सारे देश आपस में मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करें। मान लो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है किसी देश में, बड़ी कारगर सिद्ध होती है किसी भी एजुकेशन में, प्राइमरी में, माध्यमिक में या हाई उच्चतर में, तो वो टेक्नोलॉजी दूसरे के साथ साझा करें, वो बताए कुछ अच्छी चीजें इस देश की अच्छी हैं तो दूसरे के साथ शेयर करें, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा वाला देश साथ में तैयार रहे कि हाँ भाई हम तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है भाईचारे को मजबूत करना, इसमें था अधिगम पर बल देना, भागीदारी को मजबूत करना, अधिगम परिवेश में सुधार करना, ये सारी चीजें थी। और इसका मेन मोटिव क्या था 1990 का, कि 1990 तक है ये बात, बट 2000 तक, आने वाले 10 सालों में यानी कि 2000 तक हम 80% तक बच्चों की जो अटेंडेंस है ना वो श्योर कर देंगे, मेक श्योर कर देंगे कि लड़के लड़कियां दोनों बराबरी रूप से आए, और उन 2000 तक 80% तक बच्चे स्कूल में आ जाए, जो भी 6 से 14 साल तक के बीच के बच्चे हैं, जो उनको भी प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, 2000 तक वो स्कूल में आ जाए। कितने, 80%, 100% तब भी नहीं लिया था। और इनका क्या था, वर्ष 2000 तक 1990 के दशक में प्रोणता दर को आधा करना, प्रो निरक्षरता दर को आधा करना, और महिला साक्षरता पर विशेष बल देना था, ठीक है। फिर इसके बाद आया था कि सम्मेलन का E19 देशों पर प्रभाव। अब ये E9 क्या होते हैं, E9 देश किन्हें बोलते हैं, तो देखो E9 देश क्या है, उच्च जनसंख्या दर वाले देश, उच्च जनसंख्या दर वाले जैसे कि बांग्लादेश, ब्राजील,
चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये 9 देश हैं। आप चाहो तो लिख लेना, मैंने सबके पहले पहले वर्ड लिख रखे थे उस टाइम पे याद करने के लिए। E9 आ जाए तो ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये विश्व की जनसंख्या का 50% प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इनको E9 बोलते हैं। ठीक है, 1990 के पश्चात इन E9 देशों का अध्यक्ष सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 1993 में। वहां पे ये 9 देशों ने पार्टिसिपेट करा होगा तो इनको E9 बोलने लगे। नई दिल्ली में हुआ था 1993 में, इसके 3 साल बाद। ठीक है, वहां पे इनका क्या था, मेन क्या प्रभाव था, प्रो निरक्षरता में कमी करना था, बाल्यकाल में बढ़ोतरी करना था, सेवाओं में वृद्धि करना था, लड़कियों को पढ़ाना था, शैक्षिक सेवाओं का केंद्रीकरण, मतलब वही जो काम इनको करने थे यही इन्होंने करे। E9 देशों का भी वही मोटिव है, क्योंकि देखो मोटिव तो सबका यही है कि बच्चे पढ़ाने हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, सो वही है। फिर इसका है दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव। दक्षिण एशिया क्षेत्र कौन है, इसमें जो सार्क आते हैं, सार्क है ना, सार्क सबको पता होगा। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो इन दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को सार्क भी बोला जाता है, जैसा कि आपको पता है। इन पर क्या प्रभाव पड़ा था, प्राथमिक विद्यालय पंजीयन में वृद्धि, पूर्व बाल्यकाल तथा देखभाल में विस्तार, गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता, बेसिक शिक्षा को बढ़ाना, प्रोशासकता को बढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना, यही सारी चीजें थी इसमें। ठीक है, और अभी जो विकासशील देश है उनमें शिक्षा का क्या एजेंट रहता है, वहां पे अपर्याप्त बजट रहता है, अध्यापकों की कमी रहती है, लागत बहुत ज्यादा आती है, साक्षरता दर भी बहुत कम है। तो ये कुछ चीजें थी, मतलब जिसका ज्यामितीय सम्मेलन पर प्रभाव पड़ा था, और ये बहुत बड़ा सम्मेलन था। वो तो देखो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि 155 देशों ने पार्टिसिपेट करा है, तो इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। इसलिए इस सम्मेलन को हमने इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। बाकी जो सम्मेलन है या जो भी होगा वो थोड़ा थोड़ा छोटे से रूप में निकाल लेंगे, और बाकी इसके बाद अभी तक कोई इतना बड़ा सम्मेलन आया नहीं है जिसमें हम इतनी डिटेल में चर्चा करें बेसिकली। उसके बाद ही कुछ एजेंसीज हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल एजेंसीज है जो बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती हैं, या जो भी है वो चीजें करती हैं। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं फर्स्ट है यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने संरक्षण प्रदान किया हुआ है। यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने संरक्षण प्रदान किया हुआ है। तो ऐसा क्या होता है कि उस हेरिटेज साइट को यूनेस्को ने संरक्षण प्रदान करा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मान लो अगर उस देश के द्वारा उस हेरिटेज साइट को कोई भी नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो पर्टिकुलर उस देश का नुकसान नहीं होगा, वो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। तो उस पर तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करने कौन आएगी, यूनेस्को। ठीक है, ये ऐसा होता है, मान लो इंडिया की कोई हेरिटेज साइट है, उसको कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको यूनेस्को एज गलत चीज अपने ऊपर लेगा कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, तो पूरा का पूरा दुनिया तुमसे लड़ने आ जाएगी। जो यूनेस्को के सदस्य होंगे, विश्व सदस्य, जो देश सदस्य होंगे, वो एज अपनी चीज सोचेंगे कि उनकी चीज खराब हुई है, इस तरीके से आपके ऊपर कार्यवाही होगी। तो जो हेरिटेज साइट यूनेस्को जो सुरक्षित रखने को कहती है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है उनको करने की। इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको पता ही है। ये सारी चीजें अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, अध्यापक पाठ्यक्रम करने, ये सारी चीजें करता है। और किस पे करता है, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसके काम होते हैं, प्लान ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें बनाता है। ठीक है, सेकंड है यूनिसेफ बच्चों से ही रिलेटेड एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा क्योंकि यूनिसेफ ना बच्चों से रिलेटेड संस्था है, तो एज अ टीचर हमको यूनिसेफ का नाम पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये भले ही हम चीज भूल जाए, बट ये हमें ना जरूर याद होनी चाहिए। मैं बता सकती हूँ बट मैं नहीं बता रही, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है,
तो यूनिसेफ का जो मुख्य काम क्या होता है, ये 150 से भी ज्यादा देश के बच्चों को सरकारों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है कि उनके बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, जल वगैरह सारी मिल रही है नहीं मिल रही है। यूनिसेफ मिलियन डिसलेक्शन सिक्स तथा सभी के लिए शिक्षा में शैक्षिक तथा लिंग समानता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। बेसिकली इसका काम ही है बच्चों के बारे में करना। बच्चों के कुछ स्वप्न होते हैं जो कभी पूरे हो सके नहीं हो सके, उसमें क्षमताएं होती हैं, तो यूनिसेफ उन क्षमताओं को बाहर निकाल के लाती है। नवाचार, अवसर तथा समानता की आधारशिला रखती है, चाहे वो बच्चा सुदूर हो, बहुत दूर हो, कितना भी हो, सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे कहते हैं, तो 1944 में। ठीक है, विश्व बैंक गुणवत्ता की ओर प्रगमन, मतलब क्या है, ये सबके लिए फंड वगैरह प्रोवाइड कराता है। इसके क्या काम है, लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट को कम करना, अवधारणा को बढ़ाना, HIV संबंधित सहायता करना, पूर्व बाल्यकाल विकास को बढ़ावा देना। विश्व बैंक दुनिया भर के लगभग 90 देशों में अपने शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखो, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, सीडा। आपको याद आया सीडा, जब हमने 5th चैप्टर करा था, 5th चैप्टर, तो बिहार की जो योजना है और जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा योजना थी, वो सीडा की हेल्प के द्वारा चलाई गई थी। सीडा ने हेल्प करी थी, तभी वो उत्तर प्रदेश की बेसिक योजना चली थी। तो बेसिकली सीडा ने एजुकेशन में जो हेल्प करी थी, प्राइमरी एजुकेशन में, और अभी हम प्राइमरी एजुकेशन में हेल्प करने वाली एजेंसी तो पढ़ रहे हैं। तो सीडा उसकी फुल फॉर्म थी, स्वीडन, आप वहां से मतलब आप देख लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। ठीक है, स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, तो स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल नाम है, और स्वीडन की सरकारी एजेंसी है जो विश्व भर में तकनीकी सहायता तथा धन देती है। जब इसने धन दिया था तभी तो हमारी उसकी वो खुल पाई थी यूपी की, तो सेम ही वही चीज करती है। स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अपने संसाधनों का उपयोग एनजीओ के साथ मिलकर करती है। 100 देशों में लगभग 200 परियोजनाओं में सहायता कर चुकी है सीडा। 100 देशों में करीब 200 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें पैसे फंड प्रोवाइड करवा चुकी है सीडा। और भारत को इस एजेंसी से 1964 से लेकर आज तक काफी सारी सहायता मिली है। भारत में चलाई जा रही शिक्षा कर्मी योजना जो उसकी है राजस्थान की, का उद्देश्य SID से ही सहायता मिल रही है। शिक्षा कर्मी योजना चलाई गई थी, याद है आपको, टीचर के एब्सेंट को कम करने के लिए राजस्थान में, तो वो हेल्प कर रही है इसको। 1987 से चल रहा है। इसका फोकस क्या है, लड़कियों की शिक्षा है, विशेष फोकस लड़कियों की शिक्षा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा था कि ज्यामितीय सम्मेलन के बाद कोई इतने खास, इतने बड़े लेवल पर कोई सम्मेलन नहीं हुआ, बट हाँ जिसको हम इतना बड़े, तो एक और सम्मेलन हुआ था, बट ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ज्यामितीय सम्मेलन की तरह इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया। तो वो क्या था, विश्व शिक्षा मंच डकार सेनेगल 2000। ठीक है, विश्व शिक्षा मंच डकार सेनेगल 2000, विश्व शिक्षा मंच डेनेगल 2000। तो ये क्या था, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में, यानी ज्यामितीय सम्मेलन में ये शपथ ली गई थी कि 2000 तक इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, मैंने आपको बताया। तो वो उद्देश्यों की पूर्ति कितनी हुई, कहाँ तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को पा पाए, उसको फॉलो कर पाए, उसको देखने के लिए ये सम्मेलन करा गया था। इसका आशय था कि बच्चे, युवक व प्रौढ़ उन सभी शैक्षिक अवसरों से लाभान्वित होंगे जिनका अभिकल्पन उनकी मूल आवश्यकताओं के लिए किया गया था। तो ज्यामिति में लिए गए इस निर्णय की समीक्षा ठीक 10 वर्ष बाद डकार सम्मेलन में की गई थी। डकार जगह का नाम है, ये जानने के लिए कि उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है। इस सम्मेलन से कुछ वर्ष पहले यूनेस्को ने 21वीं शताब्दी में बताई थी, मतलब 4 स्तंभ बताए थे, शिक्षा के 4 स्तंभ बताए थे। देखो आज ही जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, आज हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है DSSB-PRT के पार्ट बी का, 26 मार्च की पहले शिफ्ट का। तो उसमें ही ये क्वेश्चन था कि शिक्षा के कितने स्तंभ बताए गए हैं। तब वो क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा, तो देखो कहाँ से क्वेश्चन बना है, इतना छोटा सा सिंपल सी एक इतनी छोटी सी लाइन है। देखो शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं, सिर्फ इतनी सी लाइन है, और यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन बना लिया DSSB वालों ने, अभी आया है बताओ मार्च में। तो शिक्षा के कितने स्तंभ बताए गए हैं, शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। ठीक है, तो और किसने बताया, यूनेस्को ने। मुझे यूनिसेफ की फुल फॉर्म जरूर बताना। तो 4 स्तंभ कौन सा है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। चलो एक क्वेश्चन मेरा भी यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। ठीक है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी, और सबके लिए शिक्षा है। बस ये इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ था, क्योंकि रिव्यू ही करना था क्या हुआ क्या नहीं। तो अब इसका उन्होंने सुनिश्चित करा था कि 2015 तक सभी बच्चे, विशेषकर लड़कियां,
और जो नीची जाति सॉरी अल्पसंख्यक जनजाति से जनजाति है या जिन्हें नीची जाति का दर्जा दिया गया है, उन सबसे ऊपर उठा के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों से निकाल के इनको निःशुल्क प्राथमिक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमको देनी है। 2015 तक हमको पूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करवानी है और लिंग भेदभाव हटाना है। लड़कियों के लिए अच्छी गुणवत्ता हमको डिसाइड करनी है। तो ये सारी चीजें इसका डिस्कस करा गया था। अब इसके बाद पता नहीं 2015 में ये हुई या नहीं हुई, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत इजी थी, इसमें कुछ भी नहीं था। और आज इसी के साथ ही हमारी NIOS की फर्स्ट बुक विच इज 501 वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ लो और 2-3 दिन लगातार करके इस पूरी बुक को अच्छे से रिवाइज कर लो। बार बार पढ़ो, तभी बुक समझ में आएगी, एक बार में नहीं आएगा, ठीक है।